किस्सा पुराने जमाने का है, जब तलवार की धार पर फैसले होते थे और इंसाफ के तराजू पर राज चलाया जाता था। उस जमाने में एक भव्य और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा की मिसाल दी जाती थी, दिल से उदार बातों में न्यायप्रिय और आंखों में प्रजा के सपनों का उजाला। उनके राज में सुख चैन इतना था कि जंगल में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। लोग चैन की नींद सोते थे और सुबह उठकर राजा को दुआएं देते थे। राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार विजय उस राज्य का गौरव था। सुंदरता में देवताओं से टक्कर लेता, वीरता में राणा प्रताप की झलक और बुद्धिमत्ता में चाणक्य की छाया। हर कला में निपुण, हर विद्या में पारंगत, पर उसकी आत्मा में एक चीज और थी, जिद और जुनून। जब किसी चीज को पाने की ठान लेता तो उसे हासिल किए बिना चैन न लेता। यही जुनून उसके व्यक्तित्व का सबसे चमकता और सबसे खतरनाक पहलू था। और फिर एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा दृश्य आया जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। शिकार से लौटते वक्त राजकुमार अपने सैनिकों से आगे निकल गया। धूप अपने पूरे तेवर में थी और उसे प्यास बुरी तरह से सताने लगी। चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि वो एक साधारण सी बस्ती में आ पहुंचा है, धोबियों की बस्ती। हर ओर धुले कपड़े हवा में लहरा रहे थे। तालाब किनारे पानी की छलछलाहट थी। तभी उसकी नजर एक छत की ओर उठी और वक्त जैसे थम गया हो। वहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी, लंबे काले और चमकदार बाल, जिनके बीच से झांकता उसका चेहरा मानो बादलों में से चांद निकला हो। उसका चेहरा देखकर राजकुमार की सांसें थम गईं। उसने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। उधर उस लड़की की नजर भी नीचे खड़े उस राजसी युवा पर पड़ी और समय ने पहली बार उनके लिए एक नई इबारत लिखनी शुरू की। जैसे ही उस युवती की नजर राजकुमार पर पड़ी, उसने तुरंत अपना दुपट्टा ओढ़ा और छत से नीचे उतर गई। राजकुमार को जैसे होश ही नहीं रहा। उसी क्षण उसके सैनिक और सेवक वहां पहुंचे और उसे महल लौटने के लिए मनाने लगे। राजकुमार को मजबूरन उनके साथ लौटना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों से वो मोहक चेहरा हट नहीं रहा था। महल लौटते ही राजकुमार ने अपने एक विश्वसनीय सेवक को भेजा और उस युवती के बारे में पता लगवाया। मालूम हुआ कि वो एक साधारण धोबी की बेटी थी। राजकुमार अपनी जिद और प्रेम की आग में जलता हुआ सीधा चारपाई पर लेट गया। उसने ऐलान कर दिया कि अब विवाह करूंगा तो उसी लड़की से, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। 3 दिन तक न तो भोजन किया न जल पिया, केवल एक ही बात दोहराता रहा, बाल हैं उसके या काली घटाएं, वो नहीं तो जीवन व्यर्थ है। जब ये बात राजा को पता चली तो वो चिंतित हो उठे। उसे अपने पुत्र की जिद और स्वभाव भली भांति ज्ञात था। उसने तुरंत गांव के मुखिया को बुलाया, जो बहुत ही बुद्धिमान, निष्ठावान और अनुभवी व्यक्ति था। मुखिया ने बड़ी समझदारी से सलाह दी कि महाराज, अभी रोका तो यह आग और भड़केगी। उसे 2 दिन उस लड़की के साथ रहने दीजिए। जब उसका मोह दूर होगा तब आप किसी योग्य राजकुमारी से उसका विवाह कर सकते हैं। यूं भी राजाओं की रानियां अनेक होती हैं। ये एक कोने में पड़ी रहेगी तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा कि तुम्हारी इच्छा को स्वीकार करते हुए हम तुम्हें उस लड़की से विवाह की अनुमति देते हैं। फिर तुरंत राजदरबार से आदेश भेजा गया और धोबी दंपत्ति को बुलाया गया। धोबी और उसकी पत्नी भयभीत होकर महल पहुंचे। सोच रहे थे कि न जाने क्या अपराध हो गया है। पर जब राजकुमार ने कहा कि हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो, तो वो दोनों चकित रह गए। राजकुमार को लगा कि वो जरूर उसके चरण पकड़कर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, पर इसके विपरीत वे दोनों गंभीर हो गए। फिर झुककर बोले कि राजकुमार, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु हम अपनी बेटी से पूछकर उत्तर देंगे। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सोचा कि हम एक साधारण धोबी की बेटी को सम्मान दे रहे हैं और वो पूछकर बताएगा। उसके हृदय का मामला था। वो प्रेम में डूब चुका था, इसलिए क्रोध को दबाकर बोला, ठीक है, पर याद रखो, हम ना सुनने के अभ्यस्त नहीं हैं। अगर इनकार हुआ तो पूरा खानदान कारागार में सजा पाएगा। धोबी और उसकी पत्नी कांपते हुए महल से बाहर निकले और घर लौटकर अपनी बेटी के पास पहुंचे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि बेटी, राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहता है। अगर तूने इनकार किया तो हमारी जान भी नहीं बचेगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। ये बातें आप स्वयं राजकुमार से जाकर कहिए।
अगर वे मेरी शर्तें मान लें तो ही वे बारात लेकर आए। अगले दिन सुबह धोबी राजकुमार के महल पहुंचा। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर ही न कलम कर दे। आखिर एक धोबी की बेटी कैसे किसी राजकुमार के आगे शर्तें रख सकती है। लेकिन जब उसने अपनी बेटी की शर्तों को राजकुमार को बताया तो पहले तो वो बेटी पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन जब धोबी की बेटी की मोहक सूरत उसके सामने आई तो उसने सोचा कि कुछ तो बात है जो मेरे सामने शर्त रखने की हिम्मत हुई, और यह सोचकर वो धोबी के साथ उसके घर की ओर चल दिया। धोबी का घर 2 मंजिल का था, जहां नीचे धोबी और धोबी की पत्नी रहते थे और ऊपर वो लड़की। जब वो ऊपर लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने पर्दे के पीछे से बैठकर कहा कि आपसे विवाह के लिए मैं तैयार हूं, बशर्ते आप मेरी 4 शर्तें माने। पहली शर्त, मैं महल में रात नहीं बिताऊंगी। हर सुबह महल आऊंगी और शाम होते ही वापस अपने घर चली जाया करूंगी। राजकुमार को यह सुनकर अचरज हुआ, यह कैसी बात हुई। उसने सोचा कि एक बार विवाह हो जाए फिर महल छोड़कर वापस कौन आता है। वो बोला, मुझे मंजूर है। दूसरी शर्त, आप मुझसे बात करने या छूने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। शादी है या कोई खेल, उसने सोचा। फिर बोला, चलो यह भी मंजूर है। तीसरी शर्त, मैं महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार को यह शर्त भी बेतुकी लगी। उसने मन में सोचा कि जब वो दिन भर महल में रहेगी तो बिना खाए पिए कैसे चलेगा, लेकिन फिर भी बोला, ठीक है, यह भी स्वीकार है। चौथी और अंतिम शर्त, अगर आपने मुझे एक उंगली तक से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अब तो राजकुमार चकित रह गया। ये लड़की तो हद से ज्यादा जिद्दी है। उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, अब तुम बारात का इंतजार करो। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए राजकुमार कुछ दोस्तों को साथ लेकर चुपचाप आया और सादे तरीके से शादी करके उसके महल ले गया। लड़की ने साधारण साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर गहरा घूंघट था। कोई नहीं जान पाया कि कौन बहू बनकर महल आई है। राजा और रानी तो विवाह में उपस्थित हुए ही नहीं, केवल राजकुमार की निजी दासी मौजूद थी। शाम हुई तो दासी आई और बोली, गाड़ी तैयार है। नई दुल्हन उठी और बिना कुछ बोले सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगली सुबह वो फिर उसी तरह कपड़ों में लिपटी हुई महल पहुंची और एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गई। ना कुछ खाया, न पिया, न किसी से बात की। वो पत्थर की मूर्ति जैसी बैठी रही। शाम होते ही फिर वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, पूरे 6 महीने बीत गए। राजकुमार ने सोचा था कि विवाह के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। जिस चेहरे को देखकर वो होश खो बैठा था, उसकी झलक तक उसे नसीब नहीं हुई। दरबार में लोग बातें बनाने लगे। राजा और रानी नाराज थे। राजकुमार असमंजस में पड़ गया। अंततः उसने धोबी को बुलवाया और झुंझला कर पूछा कि तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो इस राज्य की रानी है। इस तरह रोज शाम को वापस जाना शोभा नहीं देता। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, दरअसल वो हमारी बेटी है ही नहीं। राजकुमार चौंक गया, क्या मतलब? धोबी बोला, एक दिन वो हमारे घर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना लीजिए। हमारे कोई संतान नहीं थी। मेरी पत्नी को वो लड़की पसंद आई। हमने उसे अपनी बेटी बना लिया और अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में रहने दिया। वो ना हमारे साथ खाती थी, न बोलती थी, न कुछ बताती थी। कभी कभी मेरी पत्नी से आकर थोड़ी देर बात कर लेती थी, उसे मां कहती थी। उसने हमें वचन दिलाया था कि हम उसके बारे में किसी से कुछ न कहें, सो हम चुप रहे। धोबी की आंखों में विनती थी, राजकुमार हमारी जान बख्श दीजिए, उसका हम पर कोई जोर नहीं चलता। धोबी चला गया और राजकुमार गहरी सोच में डूब गया कि करें तो करें क्या। दिल हरोड़ से टूट चुका था। आखिर एक दिन राजकुमार ने किसी को कुछ बताए बिना महल छोड़ने का निर्णय लिया। बस अपनी प्रिय दासी को इतना बताया कि मैं जा रहा हूं, न जाने कहां और ना ही पता कब लौटूं। अगर पिताजी या कोई और मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि राजकुमार शांति की खोज में एक यात्रा पर निकले हैं। दासी, जो राजकुमार के दुख से पहले ही व्यथित थी, चुपचाप आंसू पी गई और सर झुका लिया। राजकुमार का मन अब दुनिया से उठ चुका था। वो हिमालय की दिशा में निकल पड़ा। कई दिन इधर उधर भटकता रहा।
एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर शरण की तलाश में था, तभी दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। संकोच और डर के साथ वो भीतर गया तो देखा एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, सिर और दाढ़ी के बाल बहुत लंबे और धूल से सने हुए थे। शरीर पर भी धूल की परत जमी थी। झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था जिसकी बत्ती गज भर लंबी थी और आधी जल चुकी थी। राजकुमार का मन उन्हें देखकर शांत हो गया। वो भी उनके चरणों में बैठ गया, परंतु साधु ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें किसी के आने जाने का भान नहीं था। राजकुमार वहीं रुक गया। प्रतिदिन सुबह उठकर वो झरने से पानी लाता, साधु के हाथ पांव धुल देता, उनके बाल संवारता, झोपड़ी की सफाई करता। एक महीने बाद जब साधु ने आंखें खोली तो देखा राजकुमार हाथ जोड़े सामने बैठा था। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, फल खिलाए और उनके पैर दबाए। साधु मुस्कुराए और बोले कि बच्चा, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, तू राजकुमार है। फिर इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम? राजकुमार ने विनम्रता से कहा कि महाराज, अगर आप जान गए हैं कि मैं राजा का बेटा हूं तो शायद ये भी समझते होंगे कि क्यों भटक रहा हूं। मुझे मेरे माता पिता की चिंता है, परंतु हृदय वापसी नहीं चाहता। साधु बोले, बच्चा, योगियों से कुछ छुपा नहीं रहता। तूने गलती की जो बिना सोच विचार के विवाह किया, परंतु तूने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं की, इसलिए मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने एक विशेष दीपक की बत्ती निकाल कर दी और बोले, इसे संभाल के रखना, यह बत्ती तेरे लिए वरदान है। अब तू जब चाहे सबको देख सकेगा, पर कोई तुझे नहीं देख पाएगा। घर लौट, इस बत्ती को माथे पर लगाकर उस लड़की के पास जा जिससे तूने विवाह किया है। तुझे स्वयं पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, तेरे मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। राजकुमार ने वो बत्ती कपड़े में लपेट कर संभाल ली और साधु को नमन किया। कई दिन की यात्रा के बाद जब महल लौटा तो उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। वस्त्र फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और वो बहुत कमजोर हो गया था। जब वो अपने कमरे में गया, धोबी की बेटी वहीं बैठी थी, पास में दासी भी बैठी थी। दासी राजकुमार को देखकर चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली कि राजकुमार, आप कहां चले गए थे और ये क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी रोज आपके बारे में पूछते रहते थे और मैं बस यही कहती कि आप यात्रा पर हैं और सकुशल हैं। आज राजकुमार के चेहरे पर फिर से एक सच्ची मुस्कान थी, शायद अपने प्रश्नों के उत्तर और उस अधूरी कहानी के पूरे होने की उम्मीद में। कुछ देर बाद राजकुमार ने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भर भोजन किया। फिर दासी से पूछा, क्या वो लड़की मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? दासी ने उत्तर दिया, जी हाँ। राजकुमार, उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था, वो हर रोज वैसे ही आती थी। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, कुछ देर सोऊंगा, लेकिन शाम को जब वो लड़की घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का समय हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने तत्क्षण माथे पर वो दिव्य राख लगा ली जो साधु महाराज ने दी थी और उसके पीछे चल दिया। पूरी रात राजकुमार नहीं आया। अगली सुबह राजकुमार लौटा और दासी से बोला कि आज दिन में मैं उसके कमरे में सोऊंगा। जब वो लड़की आकर कुर्सी पर बैठ जाए तब मुझे आकर जरूर जगाना और जोर देकर पूछना कि मैं अब तक क्यों नहीं जागा। अगर मैं टालम टोल करूं तो भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, राजकुमार का इशारा समझ गई। जब धोबी की लड़की आकर हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठ गई तो दासी राजकुमार को जगाने पहुंची। पहले तो राजकुमार ने आंखें नहीं खोली, फिर जब जागा तो गुस्से में बोला कि क्या मुसीबत है, क्यों जगाया मुझे? मैं कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। दासी विनम्रता से बोली, राजकुमार बताइए तो सही, क्या सपना देख रहे थे? राजकुमार पहले टालता रहा, फिर बोला, अब जब तुम इतना जिद कर रही हो तो सुनो। राजकुमार ने धोबी की लड़की को भी जोर से सुनाते हुए कहा, मैंने सपने में देखा कि जब ये धोबी की लड़की रात को यहां से गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो जब गाड़ी में बैठी तो मैं भी उसके साथ बैठ गया। वजन के कारण गाड़ी हिचकोले खा रही थी और वो कहने लगी कि आज गाड़ी कैसे चला रहे हो गाड़ीवान? गाड़ीवान बोला, रोज ऐसे ही चलाता हूं महारानी, पता नहीं आज क्या हो गया है। खैर, जैसे ही वो अपने घर पहुंची वो ऊपर चढ़ गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में गया। क्या शानदार कमरा था, लगता ही नहीं था कि वो किसी धोबी का घर हो। सोने चांदी का कालीन बिछा था, सोने चांदी की कुर्सियां थीं। ये तो हमारे महल से भी कहीं सुंदर था। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ गया
दासी ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? आप दोनों कमरे में बैठकर क्या बातें कर रहे थे? राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये सब तो सपना था, इसमें क्या सच? दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार ने कहा, फिर क्या हुआ? इस धोबी की लड़की ने वो साड़ी जो साल भर से पहन रखी थी उतार कर ऐसे फेंकी जैसे कोई फटी पुरानी चादर हो। उसे अपनी दासी को दे दिया और पूछा, क्या गर्म पानी तैयार है? दासी बोली, हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। वो हवा में घुलकर फूलों से सजे स्नान गृह की ओर चली गई और मैं भी उसके साथ हो लिया। दासी हैरानी से बोली, राजकुमार आप भी हवा में उसके साथ चले गए? क्या मजाक करते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजकुमार हंसते हुए बोला, तू तो सब कुछ सच समझ बैठी। अरे ये तो सिर्फ सपना था। दासी बोली, अच्छा ठीक है, अब तो बता ही दीजिए पूरा सपना। राजकुमार बोला, फिर क्या? वो स्नान गृह में घुस गई और नहाने लगी। मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए हैं, शुद्ध हवा में गर्म पानी से स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। वो 1 कटोरा पानी डालती तो मैं 4 कटोरे डाल लेता। अभी तो उसके शरीर से साबुन भी नहीं छूटा था कि सारा पानी खत्म हो गया। उसने अपनी दासी को आवाज दी कि आज पानी इतना कम क्यों रखा है? नौकरानी ने उत्तर दिया, राजकुमारी मैंने रोज जितना पानी रखती हूं उतना ही रखा है, अगर कम लग रहा है तो और मंगा देती हूं। वो 1 और बाल्टी ले आई, वो भी मैंने खत्म कर दी। फिर तीसरी बार पानी मंगाया। जैसे तैसे वो स्नान गृह से बाहर निकली और तुरंत नौकरानी से कहा कि खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, सारा दिन भूखे प्यासे बैठना पड़ा है। नौकरानी छत पर गई, तभी आकाश से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में से दुनिया भर के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाला और बाकी सारा थाल राजकुमारी के सामने रख दिया। मैंने सोचा चलो आज मैं इसके साथ भोजन कर लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमकर अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ था। इतना स्वादिष्ट खाना था कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। वो 1 कौर खाती तो मैं 4। उसका पेट भी नहीं भरा और थाल खाली हो गई। इस पर उसने गुस्से में नौकरानी से कहा कि दासी आज क्या हो गया है, तुमने खाना इतना कम क्यों रखा है, मैं तो भूखी रह गई। बेचारी नौकरानी हाथ जोड़कर बोली कि राजकुमारी मैंने उतना ही खाना निकाला था जितना हर दिन निकालती हूं, लगता है आज कुछ गड़बड़ जरूर है। कहीं राजकुमार ने आपसे कोई बात तो नहीं की? ये सुनकर धोबी की लड़की आग बबूला हो गई और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, और राजकुमार मुझे छू भी नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी मैं ही खा गया और वो भूखी रह गई। लेकिन उसके मन में कुछ खटकने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। फिर रात के समय आकाश से उसके लिए नया वस्त्र आया। उसने वस्त्र बदले, दासी ने उसका श्रृंगार किया, बालों में मोती परोए। बस क्या बताऊं, वो धोबी की लड़की नहीं, किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वो लड़की जो यहां आकर गंदी मैली साड़ी में बैठती थी, उस समय इतनी सुंदर लग रही थी मानो अप्सरा हो। वो तैयार होकर छत पर आ गई और रात के सन्नाटे में आकाश से एक उड़न खटोला उतरता दिखा। राजकुमार ने आगे कहा, और फिर वो उड़न खटोले में बैठ गई। मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं, मैं भी उड़न खटोले के पाए से लटक गया। इतना कहकर राजकुमार थोड़ी देर के लिए रुक गया। दासी ने आंखों से इशारा किया और धोबी की लड़की ने अपना चेहरा जरा उसकी ओर फेर लिया। दासी बोली, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार ने कहा, बस सपना वहीं खत्म हो गया। दासी ने जिद की, राजकुमार सुनाइए ना, ऐसा अधूरा सपना तो हो ही नहीं सकता, बताइए ना फिर क्या हुआ। राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला कि उड़न खटोला ऊपर ही ऊपर उठता चला गया, चांद तारों से भी ऊपर। उड़ते उड़ते मैं पहुंच गया अप्सराओं की दुनिया में। वहां इंद्रदेव का भव्य दरबार सजा था, जहां एक से बढ़कर एक सुंदर अप्सराएं बैठी थीं। जब वो पहुंची तो सब अप्सराएं उठकर खड़ी हो गईं, मानो वो किसी बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी हो। वहां सबसे अंत में इसके नृत्य की बारी आई। वो जब नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा अगर आज मैं इसके नृत्य पर थाप नहीं दूंगा तो कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने तबले वाले से कहा कि भैया तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, अब तबला मैं बजाता हूं। वैसे भी तबला वाला कोई दिख नहीं रहा था, शायद थक भी गया था, इसलिए तबला छोड़कर किनारे बैठ गया होगा। मैंने तबला संभाला और जो थाप दी उस पर वो ऐसा नाची कि आकाश थर्रा उठा। इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी रेशमी अंगवस्त्र उसे इनाम में दिया। उसने वो अंगवस्त्र लिया और सबको दिखाया और फिर मेरी ओर बढ़ी।
मैंने जल्दी से वो अंगवस्त्र लेकर अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार फिर रुका। अब धोबी की लड़की पूरी तरह उसकी ओर मुड़ चुकी थी। तभी दासी बोली, राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो अंगवस्त्र कैसा था। राजकुमार हंसते हुए बोला, अरे पगली, ये तो सपना था। सपने की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने शरारती अंदाज में जोर देकर कहा, दिखाइए ना, और झट से राजकुमार की जेब में हाथ डाला और सचमुच एक रेशमी अंगवस्त्र निकाल लाई। दासी ने चौंक कर पूछा, कहीं यही तो वो अंगवस्त्र नहीं है। राजकुमार बनावटी गुस्से में बोला, बहुत जिद्दी हो, मानती ही नहीं हो। हाँ यही तो था, मगर मेरी जेब में कैसे आ गया? पता नहीं। अब धोबी की लड़की का दुपट्टा थोड़ा खिसक गया था और वो पूरी तरह राजकुमार की तरफ झुकाई थी। दासी जो उसकी निजी सेविका थी फिर से चहक कर बोली, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार मुस्कुराकर बोले, फिर क्या? इंद्रदेव ने उससे दोबारा नृत्य करने को कहा। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने बजाया उतना ही अद्भुत नाची। राजा इंद्र ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उसे इनाम में दी। इसने वो अंगूठी सबको दिखाई और फिर मेरी ओर चल दी। मैंने फिर से वो अंगूठी भी उठाकर चुपचाप जेब में रख ली। दासी फिर से जिद करने लगी कि राजकुमार दिखाइए ना, वो अंगूठी कैसी थी। राजकुमार बोला, दासी तुम नादान हो। एक चीज सपने में सच आ गई इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज आएगी। दासी फिर पूछ बैठी, राजकुमार क्या यही अंगूठी है? राजकुमार बोला, हाँ यही थी शायद, पर मेरी जेब में कैसे आई? दासी ने देखा कि अब धोबी की लड़की का घूंघट भी उठ चुका था, लेकिन वो और राजकुमार ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे दिखा ही ना हो। दासी ने फिर पूछा कि फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, फिर मैंने ऐसा तबला बजाया जैसे जान लड़ा दी हो, और वो भी ऐसा नाची कि पूरी परीलोक की दुनिया में कोई उसका मुकाबला न कर सके। नृत्य खत्म हुआ। इंद्रदेव स्वयं उठ खड़े हुए और उसे एक हार दिया। फिर वो मेरी ओर चल दी। मैंने फिर से वो हार उठाकर चुपचाप जेब में रख लिया। देवराज इंद्र दरबार छोड़कर चल दिए। ये भी दौड़कर अपने उड़न खटोले में जा बैठी। जल्दी से वो अपनी चीजें तबला वाले से वापस लेना भी भूल गई। उसे क्या पता था कि सब कुछ तो मेरे पास था। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, फिर उसका उड़न खटोला उड़ गया और फिर से मैं उसके पाये से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, दासी तूने आकर मुझे जगा दिया। दासी कहने लगी कि राजकुमार अब वो हार भी दिखाइए ना। राजकुमार बोला, अरे दासी वो तो सपना था, हार मेरे पास कहां से आएगा। लेकिन दासी ने बिना कुछ कहे राजकुमार की दूसरी जेब में हाथ डाला और मोतियों से जड़ा एक सुंदर हार निकालते हुए, क्या यही वो हार है? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली कि राजकुमार अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूं, मैं इंद्रलोक की एक अप्सरा हूं। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। इंद्रलोक में मुझसे बेहतर नृत्य कोई कर नहीं सकता था। राजा इंद्र तो रोज मेरे नृत्य के बाद ही दरबार की कार्यवाही शुरू करते थे। एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, सिर में जोर का दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा इंद्र को मुझसे बिना नृत्य के चैन कहां आता था। फिर से बुलावा आया तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने संदेशवाहक से क्रोध में कहलवा दिया कि मैं इस दरबार में नहीं आ सकती, मैं यहां दर्द से तड़प रही हूं और उन्हें नृत्य की पड़ी है। संदेशवाहक ने राजा को जाकर सब कुछ वैसा ही कह सुनाया। राजा इंद्र क्रोध में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे बुलवाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा कि मेरा अपमान करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? अपने आप पर घमंड हो गया है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तुझे 1 साल तक धरती पर एक साधारण लड़की बनकर रहना होगा, अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर। अगर किसी को पता चल गया कि तू अप्सरा है या किसी पुरुष ने तुझे छू लिया तो तू कभी इंद्रलोक में वापस नहीं लौट सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा इंद्र बोले, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि रोज रात तुझे उड़न खटोला भेजकर इंद्रलोक बुलवा लिया करूंगा, लेकिन पूरा 1 साल तुझे धरती पर ही बिताना होगा। मेरे साथ मेरी सेविका को भी आना पड़ा। मैंने धोबी का घर चुना ताकि कोई मुझे पहचान ना सके और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी। पर मेरी किस्मत में तो आपकी सेवा लिखी थी। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। अब आपको कभी मेरी असलियत का पता नहीं चलता। आप यही समझते कि मैं धोखा देकर चली गई, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अब आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। राजकुमार ने अप्सरा की यह रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी सुनी। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर अपने माता पिता के पास गया और जाकर सब कुछ बता दिया। जब राजा को पता चला कि धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा उनकी बहू है,
तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी करवाई और पूरे राज्य में उत्सव मनाया। बस इतनी सी थी यह कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और हां, कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं, जिससे कि मैं वहां से जुड़ी कहानियां और लोक कथाओं को आपके सामने ला सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।